स्वागत है कैरियर कंसल्टेंसी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। चलिए आज के लेक्चर की शुरुआत की जाए। आज के लेक्चर की शुरुआत करने से पहले थोड़ा सा पिछले लेक्चर पर एक प्रकाश डाला जाए। तो पिछले लेक्चर में हमने भारत के अंतर्गत जो रियासतें थीं उनका कैसे कैसे और किस किस आधार पर एकीकरण हुआ, इस पर हमने चर्चा किया। आज उसी से जोड़ते हुए आगे हम बात करेंगे। तो जब रियासतों का एकीकरण हुआ तो ये हमने पढ़ा कि लगभग 560 से ऊपर रियासतें थीं। कुछ का पाकिस्तान में विलय हुआ, शेष भारत में विलय हुआ। कुछ रियासतें ऐसी थी जिन्होंने अपने आप को स्वतंत्र रूप में स्थापित करने का प्रयास किया, लेकिन बहुत सारे घटनाक्रम ऐसे हुए जिसके बाद भी उनका विलय भारत में किया गया। तो इस आधार पर कुल 552 रियासतें थीं जिनका किसी न किसी आधार पर भारत में विलय हुआ था। 549 का तो आसानी से विलय हो गया, और 3 ऐसी रियासतें थीं जिसमें हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर, जिनका विभिन्न घटनाक्रम पर विलय हुआ है। इस पर हमने चर्चा किया है। तो जब इन रियासतों का विलय हुआ तो कैसे उनको राज्यों का स्वरूप दिया गया, और जब राज्यों का स्वरूप दिया गया तो क्या उस समय स्वतंत्रता के बाद जो राज्य स्वरूप में रियासतें आईं, क्या वर्तमान भारत में उसी स्वरूप में राज्य का अस्तित्व विद्यमान है, या बदले हुए स्वरूप में राज्य वर्तमान में पाए जाते हैं? आज के लेक्चर में इस पर चर्चा करेंगे। तो जैसा बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, हमने लिखा है कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन। चूंकि जब रियासतों का एकीकरण हुआ था तो उसमें भाषा के आधार पर किसी भी प्रकार के रियासत का एकीकरण करके राज्य का गठन नहीं हुआ था। और जब उन रियासतों का एकीकरण हुआ तो जो राज्यों का गठन हुआ उस पर थोड़ा सा चर्चा किया जाए। तो जो 552 रियासतों का जब एकीकरण हुआ तो भारत में 4 वर्ग के राज्य बनाए गए। भारत में 4 वर्ग के राज्य बनाए गए। इन रियासतों को मिला करके 4 श्रेणी के राज्य बनाए गए, जिनको ए श्रेणी, बी श्रेणी, डी श्रेणी और सी श्रेणी, या ए, बी, सी और डी, इस श्रेणी के 4 प्रकार के राज्य बनाए गए, या 4 वर्ग के राज्य बनाए गए। जिसमें आप देख पा रहे होंगे 4 प्रकार के राज्यों का जो गठन हुआ है, ए वर्ग के राज्य जो हैं, बी वर्ग के, सी वर्ग के और डी वर्ग के। तो जो ए वर्ग के राज्य बनाए गए उनमें 216 रियासतों को शामिल किया गया। ध्यान दीजिएगा, 216 रियासतों को शामिल करके ए वर्ग या ए श्रेणी के राज्य का गठन किया गया। और इन 216 रियासतों को जब शामिल किया गया तो उसमें 10 प्रकार या 10 राज्य बने। ए श्रेणी के राज्य में 216 रियासतों को मिलाकर 10 राज्य का गठन किया गया। ऐसे जो बी वर्ग के राज्य थे उनमें 275 रियासतों को शामिल किया गया, और 275 रियासतों को मिला करके 8 राज्य का गठन हुआ। ये यहां हमने लिख रखा है, ध्यान से देखिएगा। 275 रियासतों को बी वर्ग के राज्यों में शामिल करके 8 राज्य बनाए गए। उसके बाद में यदि सी राज्य की बात करें, या सी वर्ग के राज्य या सी श्रेणी के राज्य पर बात करें, तो उसमें 61 रियासतों को शामिल किया गया। उसमें 61 रियासतों को शामिल करके 9 राज्य बनाए गए। ठीक है ना? तो इस आधार पर ये 216 रियासत, 275 रियासत और 61 रियासत, ये 552 रियासत हो गए। अब जो डी राज्य बचा वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह
जो कभी पुर्तगालियों के अधीन हुआ करता था, तो उसको केवल डी राज्य में शामिल किया गया। केवल एक राज्य शामिल था डी राज्य श्रेणी में, और वो था अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो इस प्रकार रियासतों का जब एकीकरण हुआ तो 4 वर्ग के राज्यों का गठन हुआ। चूंकि आज का जो हमारा विषय है वो है भाषाई आधार पर, तो भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की जब बात की गई, देखो भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की बात नहीं हो रही, पुनर्गठन की बात हो रही, क्योंकि राज्यों का गठन तो इस आधार पर हो गया था। 4 वर्ग के राज्य का गठन विभिन्न रियासतों को मिलाकर के हो गया था। लेकिन भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कैसे हुआ, गठन के बाद इनको समाप्त करके पुनर्गठन कैसे हुआ, इस पर थोड़ा सा चर्चा किया जाए। तो यदि भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की बात करें तो भाषाई आधार पर राज्यों की मांग कब से शुरू हुई? क्या जब भारत स्वतंत्र हुआ इन 4 वर्ग के राज्यों का गठन हो गया इसके बाद शुरू हुई, या स्वतंत्रता के पहले ही ब्रिटिश अधीन जब हम थे तब से ही क्या भाषाई आधार पर राज्यों की मांग चल रही थी? तो थोड़ा सा इस पर यदि हम चर्चा करें तो आप देखेंगे कि स्वतंत्रता के पहले भी भाषाई आधार पर राज्यों की मांग चल रही थी, और कहीं ना कहीं भाषाई आधार पर राज्यों का गठन किया गया था। अच्छा, भाषाई आधार पर समझ पा रहे हैं कि क्या मतलब है? जैसे किसी क्षेत्र विशेष में एक कोई पर्टिकुलर भाषा बोली जाती है, वहां उस भाषा का प्रचलन है, तो ये इस बात पर चर्चा हो रही थी कि पर्टिकुलर इस भाषा के जितना भौगोलिक क्षेत्रफल है उस भौगोलिक क्षेत्रफल को मिलाकर के एक राज्य बना दिया जाए, इसको कहा जाता है भाषाई आधार पर राज्य। तो मांग पहले से ही चल रही थी, हम स्वतंत्र नहीं हुए थे उसके पहले भी चल रही थी, और अंग्रेजों ने कहीं ना कहीं इसमें कदम भी उठाया। और पहला कदम क्या था कि सबसे पहले 1912 में भाषा के आधार पर ही ये 3 राज्यों का गठन हुआ था, जिसमें बिहार था, उड़ीसा था तथा असम था। ये भाषा के आधार पर ही इसका गठन हुआ था, ठीक है ना? और थोड़ा सा आगे बात करें तो जब 1918 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आया, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, तो उसने भी कहा कि जो भाषा के आधार पर राज्य की जो मांग हो रही है उसका औचित्य है, उसको मान्यता दी जानी चाहिए। इस सुधार में भी इस बात पर चर्चा की गई। और थोड़ा सा आगे बात करें तो 1930 में भारतीय कानूनी आयोग का गठन किया गया था। इस आयोग ने भी सिफारिश की कि जात के आधार पर, धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, आर्थिक हित तथा भौगोलिक समानता के आधार पर राज्यों का गठन हो सकता है, होना चाहिए, किया जा सकता है। इस आयोग ने भी सिफारिश किया था। किस आधार पर, किस आधार पर? देखिए, जाति, इसने थोड़ा सा और बढ़ चढ़ करके बात कर दी। जाति के आधार पर, अभी तक भाषा की ही बात हो रही थी, इस आयोग ने क्या कहा? जाति के आधार पर भी राज्य बन जाए, भाषा के आधार पर ही बन जाए, धर्म के आधार पर भी बन जाए, आर्थिक हित भी हो जाए, और भौगोलिक समानता के आधार पर भी राज्य गठन हो सकते हैं, राज्यों का गठन किया जा सकता है। तो ये यदि बात किया जाए तो स्वतंत्रता के पहले भी इस पर बात चल रही थी, कहीं ना कहीं गठन हुआ था भाषा के आधार पर। थोड़ा सा और आगे यदि हम बात कर लें, अब जब हम स्वतंत्र हो गए तो परिस्थितियां थोड़ी सी बदली। अच्छा, इस स्वतंत्रता के पहले हम मांग तो कर रहे थे, लेकिन अंग्रेजी रास्ता के अधीन थे, ब्रिटिश हुकूमत के अधीन थे, तो मांग ही कर सकते थे।
जोर जबरदस्ती वाला मांग नहीं कर सकते थे। लेकिन जब हम स्वतंत्र हो गए, हमारा शासन सत्ता स्थापित हो गया, हमारा संविधान बन गया, हमारा संविधान लागू हो गया, उसमें हमको अपनी मांग रखने की स्वतंत्रता दे दी गई, तो फिर हमारी मांग में और मजबूती आ गई और बल आया। तो तब क्या घटनाक्रम हुए, थोड़ा सा इस पर चर्चा किया जाए। तो देखिए स्वतंत्रता के बाद की स्थिति क्या रही। तो स्वतंत्रता के बाद सबसे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, जो उस समय संविधान सभा के अध्यक्ष थे, उन्होंने 27 नवंबर, डेट ध्यान रखिएगा, 27 नवंबर 1947 को एक भाषाई प्रांत आयोग का गठन किया। भाषाई प्रांत आयोग का गठन किया। कब? 27 नवंबर 1947 को भाषाई प्रांत आयोग। इसके अध्यक्ष कौन थे? इलाहाबाद उच्च न्यायालय के जस्टिस न्यायमूर्ति एस के धर इसके अध्यक्ष थे। कभी कभी एस के धर समिति भी कहा जाता है इसको। 3 सदस्यीय आयोग था, प्रांतीय भाषा आयोग या भाषाई प्रांत आयोग। 3 सदस्यीय आयोग था जिसके अध्यक्ष थे एस के धर। उसके बाद में सिफारिश क्या हुआ? इनको कहा गया कि चूंकि मांग तो चल ही रही थी, तो इनको कहा गया कि आप इस बात पर सिफारिश दीजिए, अपनी राय दीजिए कि क्या भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जाना उचित है कि नहीं है। तो इन्होंने अपनी सिफारिश दी, और सिफारिश का क्या दिया कि भाषा के बजाय प्रशासनिक, भौगोलिक एवं वित्तीय आधार पर राज्य का गठन किया जाना चाहिए। अर्थात इन्होंने भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग को पूरी तरीके से खारिज कर दिया, और इन्होंने कहा कि आवश्यकता यदि पड़े तो प्रशासन अच्छे ढंग से हो, प्रशासन की सुविधा के अनुसार राज्यों का गठन किया जा सकता है, या कोई वित्तीय या आर्थिक हित है उसके आधार पर किया जा सकता है। भौगोलिक परिस्थितियां अलग अलग भूभाग की अलग अलग होती हैं, तो समान भौगोलिक परिस्थितियों वाले क्षेत्रों को मिलाकर राज्यों को बनाया जा सकता है, राज्यों का गठन किया जा सकता है। इस पर इन्होंने अपनी सिफारिश दी। तो निष्कर्ष के रूप में कह सकते हैं कि इन्होंने भाषा के आधार पर जो राज्य की मांग थी उसको इन्होंने अपने इस सिफारिश में खारिज कर दिया। तो अब अच्छा, लगातार एक चीज और थोड़ा सा समझिएगा, जो कांग्रेस थी वो कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से राजनीति के दबाव में आकर के भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की बात को स्वीकार भी करती थी और उसके लिए प्रयास भी करती थी। वो किसी भी कारण से हो सकता है। तो और इससे चूंकि प्रमुख राजनीतिक दल था, सत्ताधारी दल था, तो भाषा के आधार पर जब उसका सपोर्ट था तो कहीं ना कहीं इस आधार पर मांग करने वाले लोगों को यह बल मिलता था, और इसी का परिणाम यह था कि इस भाषाई प्रांत आयोग का गठन किया गया था। तो जब इस बात को खारिज कर दिया गया, आगे का घटनाक्रम क्या हुआ, थोड़ा सा इस पर चर्चा किया जाए। तो हुआ क्या कि अभी चर्चा मैंने किया कि कांग्रेस कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से इस बात का समर्थन करती थी। तो कांग्रेस का जो जयपुर अधिवेशन था, कांग्रेस का जयपुर अधिवेशन था, उस जयपुर अधिवेशन में कांग्रेस कार्य समिति ने यह निर्णय लिया कि एक समिति का गठन किया जाएगा जो इस बात पर सिफारिश करे कि क्या राज्यों का भाषा के आधार पर पुनर्गठन होना चाहिए। तो उस अधिवेशन में कांग्रेस समिति ने क्या किया, एक जेबीपी समिति का गठन किया। जेबीपी का मतलब क्या होता है? जे से जवाहरलाल नेहरू, वी से वल्लभ भाई पटेल और पी से पट्टाभी सीतारमैया, ये 3 लोगों का
एक समूह था, 3 लोगों को मिला करके एक समिति का गठन किया गया जिसको जेबीपी समिति कहा गया। ये भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की सिफारिश के लिए ये समिति का गठन किया गया था। ध्यान रखिएगा, कभी कभी हो भी सकता है क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जेबीपी समिति का संबंध किससे था। जे मतलब जवाहरलाल नेहरू, वी से वल्लभ भाई पटेल और पी से पट्टाभी सीतारामैया। तो ये जो है जेबीपी समिति का गठन किया गया और इनसे बात की गई कि भाई आप सिफारिश दीजिए, अपनी अनुशंसा दीजिए। तो अनुशंसा क्या रहा, सिफारिश क्या रहा कि भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विरोध किया। इस समिति ने भाषा के आधार पर राज्य का पुनर्गठन होना चाहिए, इसको सिरे से खारिज कर दिया। इसका इन्होंने विरोध किया। उधर एसकेधर समिति ने भी खारिज किया कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं होना चाहिए। इधर जेपीबी समिति ने भी इस बात को खारिज कर दिया कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं होना चाहिए। तो जब इस बात को खारिज कर दिया गया कि नहीं होना चाहिए और दूसरी तरफ कांग्रेस इसका समर्थन भी करती थी, समिति ने खारिज किया, कांग्रेस इसका समर्थन करती थी, तो हुआ क्या? अच्छा, इस भाषाई आधार पर राज्यों की मांग जो थी वो दक्षिण भारत क्षेत्रों से ज्यादा हो रही थी, दक्षिणी भारत क्षेत्रों से ज्यादा हो रही थी। तो हुआ क्या, जब जेबीपी समिति ने इस बात की सिफारिश की कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं होना चाहिए, तो हुआ क्या, जो तेलुगु भाषाई क्षेत्र के लोग थे, तेलुगु भाषी क्षेत्र के लोग थे, उन्होंने एक जोरदार आंदोलन शुरू किया। और आंदोलन शुरू किया, उसकी अगुवाई किसने की? तो ये जैसे तस्वीर में आप देख पा रहे होंगे, अगुवाकार थे श्री रामल्लू, पौट्टी श्री रामल्लू, ये उस आंदोलन के अगुवाकार थे। इन्होंने क्या किया, आंदोलन के दौरान ही आमरण अनशन शुरू कर दिया। श्री रामल्लू जी ने क्या किया, आमरण अनशन शुरू कर दिया। और आमरण अनशन इनका लंबे समय तक चला, 56 दिनों तक आमरण अनशन इन्होंने किया। आप देख पा रहे हैं 56 दिनों तक इन्होंने आमरण अनशन किया। और इसी आमरण अनशन के दौरान एक दुखद घटना हुई। और हुआ क्या कि 56 दिनों के आमरण अनशन के बाद 15 दिसंबर 1952 ईस्वी को श्री रामल्लू जी की मृत्यु हो गई आमरण अनशन के दौरान। तो जब आमरण अनशन के दौरान इनकी मृत्यु हो गई तो परिस्थितियां काफी विकट हो गई। और जब परिस्थितियां काफी विकट हो गई तो उस समय के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने मृत्यु के बाद आनन फानन में, चूंकि परिणाम इसका भयावह हो सकता था, इसलिए उन्होंने तत्काल, जवाहरलाल नेहरू जी ने तत्काल में तेलुगु भाषाइयों के लिए, तेलुगु भाषा क्षेत्रों के लिए एक अलग से राज्य के गठन की घोषणा कर दी कि एक अलग राज्य तेलुगु, स्पेशली तेलुगु भाषी लोगों के लिए एक अलग राज्य का गठन किया जाएगा जिसका नाम होगा आंध्र प्रदेश, जिसका नाम आंध्र प्रदेश होगा। ये आमरण अनशन में मृत्यु जब हुई इनकी तो उसके तत्काल बाद तुरंत जवाहरलाल नेहरू जी ने इसकी घोषणा कर दी कि तेलुगु भाषी क्षेत्रों के लिए एक अलग राज्य बनेगा जिसका नाम आंध्र प्रदेश होगा। तो जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने आंध्र प्रदेश की घोषणा कर दी तो हुआ क्या, 1 अक्टूबर, तिथि ध्यान रखिएगा, 1 अक्टूबर 1953 को भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश गठित होने वाला पहला राज्य बना। अर्थात भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश वो पहला राज्य था जिसका गठन हुआ। कब गठन हुआ? 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी को।
तो ये पहला राज्य बन गया आंध्र प्रदेश। अब जब आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर पहला राज्य बन गया, नींव पड़ गई कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन हो गया, तो भारत के अन्य क्षेत्रों के जो भाषाई समर्थक थे, स्वाभाविक है कि भाई उनके द्वारा भी भाषा के आधार पर राज्यों की मांग की जाने लगी कि जब एक लोगों को आपने दे ही दिया है तो हमको भी दे दीजिए, हमारा भी अधिकार है, हमारा भी ये भाषा है, हमारा भी इस क्षेत्र में ये भाषा की सक्षमता है, तो हमको भी एक अलग राज्य दे दीजिए। इसकी मांग जोर पकड़ने लगी। तो जब इसकी मांग जोर पकड़ने लगी तो विवश हो करके, वो व्यवस्था कह लीजिए या जो भाषा के आधार पर मांग हो रही थी उस पर विचार करने के लिए, अब विचार करना तो था ही नहीं, क्योंकि जब आपने गठित कर ही दिया तो अब बाद में तो विचार करना ही नहीं है। लेकिन इसी को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि अब पता हो गया था कि नहीं, अब अन्य क्षेत्रों का भी गठन किया जाएगा भाषा के आधार पर, अन्य राज्यों का भी होगा गठन, तो कैसे सिस्टमेटिक ढंग से गठन हो, इस पर बात करने के लिए कुछ आगे कदम बढ़ाया गया। और वो कदम क्या था कि 22 दिसंबर 1953 ईस्वी को, तिथियां ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते हैं यहां से, 22 दिसंबर 1953 ईस्वी को राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ, ये ध्यान रखिएगा। कब गठन हुआ? 22 दिसंबर 1953 को। आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ? 1 अक्टूबर 1953 को। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ? 22 दिसंबर 1953 को। 22 दिसंबर 1953 को राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ। अध्यक्ष इसके बनाए गए, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, अध्यक्ष बनाए गए न्यायमूर्ति फजल अली। इस आयोग के जो अध्यक्ष बनाए गए वो न्यायमूर्ति फजल अली बनाए गए। 2 और इसमें सदस्य शामिल थे, 3 सदस्यीय आयोग था राज्य पुनर्गठन आयोग। जो अन्य सदस्य थे वो के.एम. पनिक्कर जी, के.एम. पनिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू। तो ये 3 लोगों को मिलाकर के राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ। कब? 22 दिसंबर 1953 को। अध्यक्ष इसके थे फजल अली। इसके साथ ले सकते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन यहां से कई एग्जाम में आए हुए हैं। तो इस प्रकार भाषाई आधार पर आंध्र का गठन हो गया और अन्य राज्यों की मांग जब होने लगी तो उसके लिए राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ, जिसके अध्यक्ष फजल अली बनाए गए। तो जब इस आयोग का गठन हो गया तो इन्होंने बाकायदा अपनी रिपोर्ट जो है 1955 ईस्वी में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया। अपनी सिफारिश इन्होंने दिसंबर 1955 में प्रस्तुत किया और इनके सिफारिश के आधार पर 1956 में एक अधिनियम पारित किया गया भारतीय संसद के द्वारा, जिसको नाम दिया गया राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। इस अधिनियम पारित होने के साथ साथ भारतीय संविधान में 7वां संविधान संशोधन किया गया। भारतीय संविधान में 7वां संविधान संशोधन किया गया। उस 7वें संविधान संशोधन के द्वारा जो रियासतों का एकीकरण करके 4 श्रेणी के जो राज्य बनाए गए थे उसको पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया, अर्थात ABCD श्रेणी राज्यों का समापन कर दिया गया। इन राज्यों को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया। इन राज्यों को समाप्त किया गया। तो समाप्त करने के बाद पूरे भारतीय भूभाग को 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया। अर्थात राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित होने के बाद जो 4 श्रेणी के राज्य थे उनको समाप्त करके 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, ये 56 के बाद। तो यहां से अब नए स्वरूप में राज्य का गठन हो गया, जिसमें 14 राज्य बने और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने। आगे के घटनाक्रम पर बात किया जाए तो यही बात रुकी नहीं, क्योंकि और भाषाई क्षेत्र थे जिनकी
जिनका गठन नहीं हुआ था तो कहीं ना कहीं अंदर खाने बात ही चल रही थी, तो सरकार को विवश होना पड़ा। और 1960 में 14 राज्य हो ही गए थे। 1960 में आया 15वें राज्य के रूप में गुजरात का गठन हुआ। गुजरात चूंकि उस समय जो मराठा बहुल क्षेत्र था, तो महाराष्ट्र और गुजरात को एक क्षेत्र में शामिल किया गया था, लेकिन महाराष्ट्र में मराठी भाषाई क्षेत्र और गुजराती क्षेत्र दोनों शामिल था। तो गुजराती भाषाई क्षेत्रों के द्वारा मांग की जाने लगी, तो विवश होकर के क्या किया गया, 1960 में महाराष्ट्र से गुजरात वाले क्षेत्र को हटा करके एक नए राज्य गुजरात का गठन किया गया, जो भारत का 15वां राज्य बना। ठीक है ना। और आगे कैसे किस किस आधार पर राज्य बने, थोड़ा सा इस पर भी चर्चा कर लें। 1963 में क्या किया गया, नागालैंड बना, जिसको असम से काट करके बनाया गया था। नागालैंड का गठन किया गया असम से अलग करके 1963 में, यह 16वां राज्य बना। उसके बाद में और आगे बात करें, 1975 में सिक्किम बना, यह 22वां राज्य था। ऐसे ही 87 में मिजोरम बना, यह भारत का 23वां राज्य था। 87 में ही अरुणाचल प्रदेश, ये 24वें राज्य के रूप में गठित हुआ। फिर 87 में ही गोवा बना, यह भारत का 25वां राज्य था। 1987 में गोवा का गठन हुआ, यह भारत का 25वां राज्य था। यहां से क्वेश्चन आया हुआ है कि भारत के 25वें राज्य के रूप में गोवा का गठन कब हुआ, तो 1987 में इसका गठन हुआ। तो इस तरीके से भारत में ये 25 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश ये 1987 तक तैयार हो गए। यहां तक शासन प्रशासन चल रहा था। समय समय पर राज्यों का भारत में और गठन किया गया। जो कुछ बड़े राज्य थे उनका विभाजन किया गया, कुछ नए राज्य बनाए गए। तो ये 87 तक भारत में 25 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। अब आगे जो नए स्वरूप में राज्यों का गठन हुआ, थोड़ा सा इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए। नए स्वरूप में राज्यों का जो गठन हुआ है, थोड़ा सा उस पर भी चर्चा कर लें। तो 25 राज्य हो गए थे। अब थोड़ा सा और आगे पहुंचे हम 2000 में। तो 1 नवंबर 2000 को 26वें राज्य के रूप में छत्तीसगढ़ का गठन किया गया, मध्य प्रदेश से काट करके। मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा काट करके छत्तीसगढ़ का गठन किया गया। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड का गठन किया गया, जो भारत का 27वां राज्य था। उत्तराखंड का गठन उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को काट करके इसका गठन किया गया। इसी क्रम में 15 नवंबर 2000 को बिहार से कुछ हिस्सा काट करके झारखंड का गठन किया गया, जो भारत का 28वां राज्य था। तो 2000 तक भारत में 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। ठीक है ना। थोड़ा सा और आगे बढ़े तो 2 जून 2014 को 2 जून 2014 को तेलंगाना का गठन किया गया, जो भारत का 29वां राज्य बना, आंध्र प्रदेश को काट करके। आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्से को निकाल करके तेलंगाना का गठन किया गया, जो भारत का 29वां राज्य बना। तो ये भारत में 5 अगस्त 2019 तक 5 अगस्त 2019 तक भारत में 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। कब तक? 5 अगस्त 2019 तक। अब जब 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन
विधेयक जब प्रस्तुत किया गया राज्यसभा में 6 दिसंबर को लोकसभा में, और जब वहां से पारित हुआ तो राष्ट्रपति जी ने 9 दिसंबर 2019 को उस विधेयक को जब मंजूरी दे दी तो जम्मू कश्मीर राज्य का विभाजन हो गया। तो जो 29वां राज्य, या भारत में जो 29 राज्य थे, जम्मू कश्मीर को विभाजित करके राज्य की श्रेणी से उसको हटा करके केंद्र शासित प्रदेश कर दिया गया। तो जो भारत में 29 राज्य थे वो बचे, एक कम हो गया तो बचे कितने? 28 राज्य। और जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा हटा करके केंद्र शासित बनाया गया, और केंद्र शासित के साथ साथ उसको 2 भागों में बांट दिया गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख की। हमने पिछले वीडियो में इस पर विस्तृत चर्चा किया है। तो कुल मिलाकर के राज्य जो 29 थे वो घट करके 28 हुए, और जो 7 केंद्र शासित प्रदेश से वो बढ़ करके 9 हो गए। लेकिन बाद में दादरा नगर हवेली दमन दीव 2 केंद्र शासित प्रदेश को क्या किया गया? मिला दिया गया। तो इस प्रकार जो 9 केंद्र शासित प्रदेश से वो घट करके 8 केंद्र शासित प्रदेश रह गए। तो 9 दिसंबर 2019 के बाद भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश अस्तित्व में रहे। तो ये भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ। कैसे कैसे रियासतों का एकीकरण करके श्रेणी वाले राज्य बनाए गए, और कैसे कैसे भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ, इस पर चर्चा किया गया। तो वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। उनकी क्या स्थिति है, ये भौगोलिक परिस्थिति जब भारत के बारे में चर्चा किया जाएगा तो उस पर हम चर्चा करेंगे। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा, और यदि अच्छा लगा हो तो वही एक बात लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए, जिससे लगातार आपके कमेंट से हमको मोटिवेशन मिलता रहे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।